तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो लो भाई, रोमन रेंस, पॉल हेमन एंड ब्लडलाइन को जिस चीज का डर था वही हुआ। एक शॉकिंग अपडेट आ चुकी है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। और ब्रॉक लेसनर तो एक तरफ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर्स बैटल रॉयल मैच भी था आज के शो के अंदर, जिसका विनर आपको शॉक कर देगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरे स्मैकडाउन को कवर करने वाले हैं कि पूरे शो के दौरान क्या क्या देखने को मिला। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और आज स्मैकडाउन स्टार्ट होते ही रिंग के ऊपर सबसे पहले हमें केला ब्रैक्सटन देखने को मिलती है। और केला ब्रैक्सटन जैसे ही कहने जाती है कि कुछ र्यूमर्स सुनने को आ रहा है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है रोमन रेंस का और केला ब्रैक्सटन आगे कुछ कह ही नहीं पाई। रोमन रेंस एंड पॉल हेमन रिंग में चलते हुए आते हैं और पॉल हेमन केला को बोलते हैं कि र्यूमर्स देखो, आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में कोई र्यूमर्स नहीं होते। नेक्स्ट टाइम तुम जब भी रोमन रेंस के सामने आओ तो फैक्ट्स लेके आओ, सिर्फ र्यूमर्स सुना के तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकती। अब चलो निकलो यहाँ से। अब ये बोल के केला को तो वहां से भगा देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस माइक पकड़ते हैं और रोमन रेंस पॉल हेमन को बोलते हैं कि वाइज मैन, तुम्हें पता है कि र्यूमर्स की सबसे बुरी बात क्या है? लूजर्स र्यूमर्स को यूज करते हैं। तुम्हारा ब्रॉक लेसनर सबसे पहला लूजर है क्योंकि मैंने उसको स्मैश किया है, और उससे बड़ा लूजर है बिगी, जिसको मैंने सर्वाइवर सीरीज के अंदर स्मैश किया है। और अब स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर कोई बचा ही नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट आज एक बैटल रॉयल प्लान करती है। एक काम करो, 3-4 सुपरस्टार्स को एक साथ जिता दो, शायद तब मेरे लिए कोई कॉम्पिटिशन बनेगा। तो इस तरह से शो की शुरुआत होती है। तो कुछ इस तरह से आज स्मैकडाउन की शुरुआत होती है और ये कंफर्म हो जाता है कि शो के मेन इवेंट के अंदर एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिलेगा और जो भी उस मैच को जीतेगा वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। नेक्स्ट हमें शो के अंदर एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि पहले से एडवर्टाइज था। एक साइड में थे ड्रू मैकिंटायर एंड जेफ हार्डी और उनके ओपोनेंट थे हैप्पी कॉर्बन एंड मैडकैप मॉस। और इस मैच के बारे में और क्या ही बोलना है, आपको पता है यूएसए के अंदर कल थैंक्सगिविंग डे था, तो आज का जो शो हो रहा था वो आफ्टर थैंक्सगिविंग का शो था। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी कि सारे फैंस को खुश करके घर भेजे, और वही हमें इस मैच के अंदर भी देखने को मिला। जब मैच के एंड में मैकिंटायर लगाते हैं अपना क्लेम और मैडकैप मॉस के ऊपर, और उसके बाद पड़ता है जेफ हार्डी का स्वाइंटन बॉम्ब, और यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड जेफ हार्डी। लेकिन ड्रू मैकिंटायर एंड जेफ हार्डी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। शो के मेन इवेंट में जो बैटल रॉयल होना था उसके अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स के काफी इंपॉर्टेंट रोल था। खैर उसका हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक मैच आता है जो कि फिर से एडवर्टाइज मैच था, सिजारो वर्सेस रिज हॉलैंड के बीच में। अब यहाँ पर ये मैच रिज हॉलैंड का स्मैकडाउन का डेब्यू मैच था, और दूसरी साइड आपको पता है कि सिजारो तो फैन फेवरेट है ही। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए थोड़ी सी दिक्कत थी कि किसको अपर हैंड दिलवाया जाए। ये मैच मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। रिज हॉलैंड को अच्छे तरीके से बुक किया गया था, उनको काफी डोमिनेटिंग एंड पावरफुल दिखाया जा रहा था। लेकिन एंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से जाती है थैंक्सगिविंग के माहौल के साथ, जहाँ पर उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को खुश खुश घर भेजना था। इसलिए सिजारो ने रोल अप करके पिन कर लिया रिज हॉलैंड को। अब मैं सोच रहा था कि यार थैंक्सगिविंग का मौका है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई थैंक्सगिविंग के थीम का मैच ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। और नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है रिक बूग्स वर्सेस एंजल गार्जा के बीच में। और ये कुछ ऐसा मैच था कि थैंक्सगिविंग के खाने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचा हुआ था वो सब साइड में रखा हुआ था और उसी को लेकर मैच बना दिया गया था। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से फैंस को खुश करने के लिए बेबी फेस सुपरस्टार को जितवाएगी, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंजल गार्जा के साथ हुम्बर्टो कैरियो होते हैं रिंग साइड के अंदर। वो मैच के एंड में रिक बुक्स का वो गिटार लेकर बजाने लगते हैं और जिससे रिक बुक्स हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। नाकामुरा के हुम्बर्टो कैरियो को टेबल के ऊपर गिरा चुके थे, लेकिन तब तक रिक बुक्स हमारे डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे और उसी का फायदा उठा के एंजल गार्जा ने रिक बुक्स को पिन करके जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट हमें रिंग के अंदर शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है और यहाँ पे उनका एक इंटरव्यू होना था बेकी लिंच के साथ उनके मैच के बाद सर्वाइवर सीरीज के अंदर। और इंटरव्यू करने आते हैं माइकल कोल, और माइकल कोल आके शार्लेट से पूछते हैं कि यार शार्लेट, तुम बड़ी डिसअपॉइंटेड होगी कि तुम बेकी लिंच को नहीं हरा पाई। तो उस पर शार्लेट कहती है डिसअपॉइंटेड, मैं डिस्कस्टेड हो चुकी हूँ रेफरी से। तुमने देखा, सबने देखा कि बेकी ने कैसे पिन किया था मुझे। बेकी ने रोप्स का सहारा लेके मुझे पिन किया था और सिर्फ एक वही तरीका था बेकी के पास कि वो मुझे पिन कर सके, नहीं तो डीप डाउन बेकी को भी पता है कि दोनों में से बेटर वुमेन कौन है। अब शार्लेट कैसे कहते कहते वहां पे टोनी स्टॉर्म आ जाती हैं। 2 वीक पहले भी हमने देखा था कि टोनी स्टॉर्म ने आके शार्लेट को कन्फ्रंट किया था, और आज के कन्फ्रंटेशन से ही साबित हो चुका है कि टोनी स्टॉर्म ने शार्लेट की फ्यूड चलने वाली है। तो टोनी स्टॉर्म आके कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगी क्योंकि मैंने तुमको कन्फ्रंट किया था ना। तो लो शार्लेट, मैं तुम्हारे सामने खुद ही आ गई। तो उस पर शार्लेट कहती है कि मैं तुमको ढूंढती हुई आऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम एग्जिस्ट भी करती हो। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में तू में हो जाती है। तो टोनी स्टॉर्म थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए शार्लेट को रिंग के बाहर धक्का मार देती है, लेकिन से उतना करके क्या ही होने वाला है। टोनी स्टॉर्म फिर से जाती है शार्लेट को मजा चखाने के लिए, लेकिन शार्लेट को मजा चखाने की जगह वो खुद केक चख लेती है, क्योंकि इसके पहले मैच के अंदर जो थैंक्सगिविंग का लेफ्ट ओवर मैच हो रहा था रिक बुग्स एंड एंजल गार्जा के बीच में, उसी मैच के लिए जो प्रॉप्स रखे हुए थे वहीं से शार्लेट फ्लेयर ने एक केक का प्लेट उठा के टोनी स्टॉर्म के मुंह में मार डाला। अब रॉ एंड स्मैकडाउन के अंदर ये जो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फ्यूड्स चल रही है,
बेकी लिंच की लिव मॉर्गन के साथ एंड शार्लेट की टोनी स्टॉर्म के साथ, इससे सचमुच बहुत एक फ्रेश फीलिंग आ रही है। नहीं तो WWE घुमा फिरे कर वही सुपरस्टार्स को चैंपियन बनाती है। शो के ऊपर नेक्स्ट आता है एक वुमेन्स टैग टीम मैच, जहां एक टीम के अंदर होती है साशा बैंक्स एंड नाओमी और दूसरे में होती है शेना बेजलर एंड नेटालिया। और ये मैच इसलिए था क्योंकि सोनिया डेविल को नाओमी के साथ पंगा चल ही रहा है और बैकस्टेज एक प्रोमो के अंदर साशा बैंक्स ने नाओमी को सपोर्ट कर लिया। तो सोनिया डेविल कहती है कि अच्छा तुम जब नाओमी को इतना पसंद करती हो तो आज उसके साथ एक टैग टीम मैच में रेसल कर लो। अब नाओमी के लास्ट 2 मैचेस के अंदर हमने देखा था कि जो रेफरी थे वो शायद सोनिया डेविल के ही रेफरी थे, क्योंकि वो हर मैच के अंदर सोनिया डेविल को फास्ट काउंट करके हरवा देते थे। लेकिन शायद आज का रेफरी सही निकला नाओमी के लिए, क्योंकि इस मैच के अंदर नाओमी ने रोल ओवर करके पिन कर लिया नेटालिया को। नेक्स्ट आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बैटल रॉयल मैच। अब इस मैच से पहले एडम पियर्स एक लिस्ट निकालते हैं अपने ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड के अंदर कि इस मैच के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होने वाले हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली स्मैकडाउन रोस्टर के जो सबसे बड़े हिस्सेदार है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और जिसको हम सोच रहे थे कि रोमन रेंस के टॉप कंटेंडर हैं, ड्रू मैकिंटायर का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं था। और ये चीज देख के ड्रू मैकिंटायर को आ जाता है गुस्सा। रिंग के अंदर जैसे ही बैटल रॉयल स्टार्ट होने वाला होता है, ड्रू मैकिंटायर अपनी तलवार लेके आ जाते हैं और वो सबको रिंग से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन चलो मामला तो ऐसा नहीं बनने वाला था। एडम पियर्स आके जैसे जैसे ड्रू मैकिंटायर को बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद असली मैच स्टार्ट होता है। और क्योंकि एक बैटल रॉयल मैच था, इसके अंदर स्पॉट्स काफी सारे थे, लेकिन इनमें बचते हैं सिर्फ 4 सुपरस्टार्स, शेमस, हैप्पी कॉर्बन, रिकशी एंड जेफ हार्डी। अब यहाँ पर तो मुझे फुल लग रहा था कि जेफ हार्डी भाई जीत ही जाएंगे। मैंने आपको 2 दिन पहले प्रेडिक्ट भी करके दिया था ना कि जेफ हार्डी का चांस बनता है इस बार। बहुत दिनों से जेफ हार्डी वर्सेस रोमन रेंस का मैच टीज हो रहा है। जेफ हार्डी इस मैच को करना भी चाहते हैं, तो क्या पता यही वो मौका हो। एंड ऑफ कोर्स जेफ हार्डी इस बैटल रॉयल को जीत जाते हैं। लेकिन बैटल रॉयल के बीच में हमें एक स्पॉट देखने को मिलता है जब सैमी ज़ेन एलिमिनेट नहीं होते हैं, वो रिंग के बीच से निकल के बाहर गिर जाते हैं और किसी को वो याद भी नहीं होता है। तो जैसे ही जेफ हार्डी लास्ट सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करते हैं और सबको ऐसा लगता है कि जेफ हार्डी जीत चुके हैं, ठीक उसी टाइम सैमी ज़ेन आके जेफ हार्डी को एलिमिनेट कर देते हैं बाहर से। और आज के बैटल रॉयल का विनर बन चुके हैं सैमी ज़ेन। और अगर चीजें रूल्स WWE सेम रखती है तो फ्यूचर में सैमी ज़ेन को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोमन रेंस के साथ एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि क्या सैमी ज़ेन बिलीवेबल लगेंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट में। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सैमी ज़ेन का जिस तरह का कैरेक्टर है अभी टेलीविजन के ऊपर, उनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उनके खिलाफ साजिश बुनी जा रही है। तो इस वाले कैरेक्टर के साथ क्या सैमी ज़ेन अच्छे लगेंगे, या फिर जैसे बेबी फेस वाले सैमी ज़ेन थे वो वाले अच्छे लगेंगे। और आप अगर मेरे चैनल के एक्टिव व्यूअर हो तो आपको याद होगा मैंने आपको बहुत दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे रोमन रेंस सैमी ज़ेन के बहुत बड़े फैन हैं और रोमन रेंस खुद चाहते हैं कि सैमी ज़ेन टीवी पे ज्यादा हाईलाइट हो। तो क्या पता सैमी ज़ेन का ये पुश रोमन रेंस की डिमांड से ही हुआ हो। लेकिन चलो सैमी ज़ेन पुश तो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन इन सब में जेफ हार्डी का क्या हुआ? रोमन रेंस वर्सेस जेफ हार्डी का मैच फैंस भी देखना चाहते हैं, और सर्वाइवल सीरीज के अंदर और आज के बैटल रॉयल के अंदर दोनों मैच के अंदर WWE जेफ हार्डी को जीत से एक कदम आगे छोड़ देती है। इसका मतलब यह है कि WWE को पता है कि फैंस जेफ हार्डी को देखना चाहते हैं टॉप पोजीशन में, लेकिन फिर भी शायद वो कुछ चीज को रोक के रख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज होने के बाद एक और धमाका होता है जब सैमी ज़ेन के विक्ट्री के बाद केला ब्रैक्सन आती है रिंग के ऊपर उनका इंटरव्यू लेने के लिए कि भाई तुमको कैसा लगा बताओ। तभी केला ब्रैक्सन के माइक्रोफोन में अनाउंस होता है कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन लिफ्ट हो चुका है और नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। तो लो, पॉल हेमन केला को बोल रहे थे ना कि तुम र्यूमर मत बोलो, तुम फैक्ट्स लेके आओ। तो लो, केला एकदम कंफर्मेशन लेके आ गई है। अब WWE का जो अगला PPV होने वाला है वो Day 1 होने वाला है। उसको होने में अभी भी 1 महीना टाइम बाकी है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली उसके अंदर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच तो होगा नहीं। और अगर सैमी ज़ेन नंबर 1 कंटेंडर बने हैं तो क्या Day 1 के अंदर सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस होगा? क्या Day 1 के हिसाब से ये थोड़ा सा फीका मैच नहीं है? खैर हम उसको इतनी जल्दी नहीं बोल सकते, सब कुछ डिपेंड करता है WWE कैसे बिल्ड करती है मैच को, और उसके बीच में ब्रॉक लेसनर भी कैसा रोल प्ले करने वाले हैं वो भी हमें देखना है। तो फिर ठीक है, देखते हैं WWE हमें जो भी दिखाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।